एक अमेरिकी स्पाई नॉर्थ ईस्ट को भारत के नक्शे से अलग करने की साजिश रच रहा था और इस साजिश में अमेरिका का साथ दे रहा था यूक्रेन। सुनकर अजीब लगा ना, लेकिन यही सच है। 13 मार्च 2026 की सुबह भारत की सबसे बड़ी एंटी टेरर एजेंसी एनआईए ने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसने ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर की नींव हिला दी। कोलकाता, दिल्ली और लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, बजर बट्टू दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी। भारत के 3 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर एक साथ रेड पड़ती है और 7 ऐसे विदेशी नागरिक दबोचे जाते हैं जिनकी प्रोफाइल देखकर रॉ से लेकर पीएमओ तक के गलियारों में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक हाई प्रोफाइल अमेरिकी मर्सिनरी और 6 यूक्रेनी वॉर वेटरन शामिल थे, जो सीधे यूक्रेन की सबसे घातक ड्रोन यूनिट से भारत के संवेदनशील बॉर्डर पर लैंड हुए थे। इनके पास से यूरोपीय ड्रोन टेक्नोलॉजी के वो ब्लूप्रिंट्स और एन्क्रिप्टेड चैट्स मिले हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि यूक्रेन की जंग अब भारत की चौखट पर पहुंच चुकी है। आज हम उस काली साजिश की एक और परत खोलेंगे जो अगर कामयाब हो जाती तो आज हमारे नॉर्थ ईस्ट का नक्शा और शांति पूरी तरह से लहूलुहान हो चुकी होती। इस पूरी साजिश की शुरुआत होती है म्यांमार और भारत के उस बॉर्डर से, जहां घने जंगल और पहाड़ियां अक्सर घुसपैठियों के लिए छिपने की जगह बन जाते हैं। पिछले कुछ महीनों से भारतीय खुफिया एजेंसियों को लगातार इनपुट्स मिल रहे थे कि म्यांमार के बागी गुटों के पास अचानक ऐसी मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी पहुंच गई है जो आमतौर पर सिर्फ दुनिया की सबसे एडवांस्ड आर्मी के पास होती है। सवाल यह था कि इन विद्रोहियों के पास हाईटेक ड्रोन्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और जैमर्स कहां से आ रहे हैं। इसी पहेली को सुलझाते हुए एनआईए ने ऑपरेशन बॉर्डर वॉच शुरू किया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 7 विदेशी नागरिक टूरिस्ट बनकर भारत आए थे, लेकिन इन्होंने मिजोरम के प्रतिबंधित इलाकों में बिना किसी वैध रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट के घुसपैठ की। वहां से ये अवैध रूप से बॉर्डर पार करके म्यांमार गए और उन गुटों से मिले जो भारत के प्रति कट्टर दुश्मनी रखते हैं। जब इन्हें एयरपोर्ट से हिरासत में लेकर इनके डिजिटल डिवाइसेस को डिकोड किया गया तो जो डेटा सामने आया उसने भारतीय इंटेलिजेंस के पैरों तले जमीन खिसका दी। अब सवाल ये उठता है कि ये साजिश आखिर भारत के लिए कितनी घातक हो सकती थी। एनआईए ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ये लोग सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दे रहे थे, बल्कि यूरोप से ड्रोन्स की भारी खेप भारत के रास्ते म्यांमार स्मगल कर रहे थे। इनका मास्टर प्लान था द ड्रोन फ्रंटियर। यह म्यांमार के जंगलों में उन उग्रवादी गुटों को ट्रेनिंग दे रहे थे जिनका सीधा ताल्लुक भारत के मणिपुर और मिजोरम में हिंसा फैला रहे प्रतिबंधित संगठनों से है। कोर्ट में एनआईए ने साफ कहा कि ये विदेशी नागरिक उन गुटों को हथियारों और टेररिस्ट हार्डवेयर की सप्लाई में मदद कर रहे थे। अगर ये समय रहते पकड़े ना जाते तो आज हमारे सुरक्षा बलों को एक ऐसे खतरे का सामना करना पड़ता जिससे रेडार भी नहीं देख सकते। ये लोग भारत के अंदर एक ऐसी सिविल वॉर की जमीन तैयार कर रहे थे जहां आधुनिक तकनीक के दम पर बागियों को इतना ताकतवर बना दिया जाता कि उन्हें रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता। यह सीधे तौर पर भारत की अखंडता पर हमला करने और हमें आंतरिक कलह में फंसाकर हमारी ग्लोबल तरक्की को रोकने की एक सोची समझी इंटरनेशनल साजिश थी। इन चेहरों के पीछे छिपी असलियत को समझना और भी जरूरी है, क्योंकि ये कोई साधारण अपराधी नहीं है। गिरफ्तार किए गए 6 यूक्रेनी नागरिक पेट्रो हरबा, तारास लीवियाक और उनके साथी सीधे सीधे यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशंस ड्रोन यूनिट से आए थे। पटियाला हाउस कोर्ट के जज प्रशांत शर्मा ने इनकी गंभीरता को देखते हुए इन्हें 27 मार्च तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। जांच एजेंसी का कहना है कि इनके मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया अकाउंट से अज्ञात सहयोगियों की पहचान करनी है जो अभी भी भारत में सक्रिय हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग प्रूफ ड्रोन्स बनाने में वैश्विक महारत हासिल है। वे जानते हैं कि कैसे एक मामूली कमर्शियल ड्रोन को एक सटीक और जानलेवा हथियार में बदला जा सकता है। लेकिन इन सबका असली मास्टरमाइंड और लीडर था मैथ्यू वैन डाइक। वैन डाइक एक ऐसा अमेरिकी चेहरा है जो दुनिया के हर उस कोने में नजर आता है जहां अमेरिका को अपनी पसंद की सत्ता काबिज करनी होती है या किसी विरोधी सरकार को अस्थिर करना होता है। मैथ्यू वैन डाइक का इतिहास किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले वॉर थ्रिलर जैसा है। बॉल्टिमोर में पैदा हुआ और जॉर्ज टाउन जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पढ़ा यह शख्स खुद को एक स्वतंत्र पत्रकार कहता है, लेकिन खुफिया दुनिया में इसे एक हाई वैल्यू एसेट माना जाता है। साल 2011 में जब लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ तो वैन डाइक वहां फ्रंट लाइन पर खड़ा रहा था। उसे वहां पकड़ा गया, महीनों तक टॉर्चर किया गया, लेकिन वह बड़े ही संदिग्ध तरीके से वहां से भाग निकला। इसके बाद वह सीरिया पहुंचा, जहां उसने वहां के विद्रोहियों को
अत्याधुनिक हथियारों और छापामार युद्ध की ट्रेनिंग दी। इराक में उसने आईसिस के खिलाफ लड़ने के नाम पर अपनी खुद की एक प्राइवेट आर्मी खड़ी कर दी थी और हालिया यूक्रेन युद्ध के दौरान उसने हजारों विदेशी लड़ाकों को वो घातक गुर सिखाए जो किसी भी संप्रभु राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को हिला सकते हैं। इतिहास गवाह है कि वैन डाइक जहां जहां गया है वहां की शांति भंग हुई है, सरकारें पलटी गई हैं और भारी खून खराबा हुआ है। अब उसका भारत के नॉर्थ ईस्ट जैसे संवेदनशील इलाकों में पकड़े जाना ये साफ करता है कि निशाना बहुत बड़ा था और साजिश की जड़ें वॉशिंगटन के उन कमरों तक फैली हुई थी जहां भारत की बढ़ती ताकत से लोग असहज हैं। जिस तरह से इन लोगों ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की वो भी किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं है। गिरफ्तार किए गए कुछ यूक्रेनी नागरिकों ने लखनऊ के एक मामूली होटल में नकली शेफ बनकर रुकने की कोशिश की थी। उन्होंने सोचा था एक छोटे से शहर के होटल में चेकिंग उतनी सख्त नहीं होगी, लेकिन यही उनसे गलती हो गई। भारतीय एजेंसियों ने उनके हर डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक किया। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान एनआईए ने साफ कहा कि उन्हें इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की तह तक जाना है और फंडिंग के सोर्स का पता लगाना है। ये दस्तावेज और मोबाइल डेटा साफ करते हैं कि इन लोगों को बाकायदा फंड किया जा रहा था ताकि ये भारत और म्यांमार के बॉर्डर को एक वॉर जोन में तब्दील कर सके। यह साजिश सिर्फ मिलिट्री लेवल की नहीं थी, बल्कि इसमें एक गहरा राजनीतिक संदेश भी छिपा था, भारत को यह जताने का कि अगर आप हमारी शर्तों पर नहीं चलेंगे तो हम आपकी सरहदों को अस्थिर करने की ताकत रखते हैं। अंत में यह मामला सिर्फ कुछ विदेशियों की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि ये भारत की संप्रभुता को दी गई एक सीधी चुनौती है। क्या ये वास्तव में मुमकिन है कि यूक्रेन की सरकार को इस बात की खबर ही नहीं थी कि उनके सबसे काबिल ड्रोन एक्सपर्ट्स भारत में आखिर कर क्या रहे थे? क्या ये मुमकिन है कि अमेरिकी प्रशासन वैन डाइक जैसे खतरनाक खिलाड़ी को बिना किसी खास मिशन के भारत की सीमाओं पर टहलने दे रहा था? कोर्ट में एनआईए के वकील राहुल त्यागी ने जिस तरह से कस्टडी की मांग की, उससे साफ है कि मामला इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क से जुड़ा है। पश्चिम की कुछ ताकतें शायद भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और रूस के साथ हमारे रिश्तों से खुश नहीं है और नॉर्थ ईस्ट में ये दखलंदाजी उसी का एक जवाब हो सकती है। लेकिन एनआईए की इस कार्रवाई ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि ये 1971 का भारत नहीं है। हम अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं और दोस्ती का नकाब पहनकर पीठ में छुरा घोंपने वालों को बेनकाब करना भी जानते हैं। ये नया भारत है जो ना साजिश बर्दाश्त करेगा और ना ही साजिश करने वालों को कभी बख्शेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बजरबट्टू दुनिया से।